हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वर्तिका जैन, सहायक आचार्य, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। और आज इस वीडियो में हम फंजाई के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण क्या है और क्यों किया जाता है। अगर क्लासिफाई करने की बात करें तो जैसे अगर आप देखें तो आपकी अगर क्लास फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में जैसे 3 सेक्शंस बना दिए गए, 3 सेक्शन में क्लासिफाई कर दिया गया और क्लासिफाई करने का कोई क्राइटेरिया रखा गया। तो क्राइटेरिया क्या रखा गया? अल्फ़ाबेटिकली। फॉर एग्जांपल फ्रॉम ए टू एम आपने सेक्शन ए बना दिया, देन एम टू एस सेक्शन बी बना दिया, देन उसके बाद टी से लेकर के जेड तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं उसको आपने सेक्शन सी में डाल दिया। तो आपने कोई क्राइटेरिया लिया और उस क्राइटेरिया पे आपने क्लासिफिकेशन कर दिया। और क्लासिफाई करने से फ़ायदा क्या हुआ कि उससे सुविधा हुई, हमें ही सुविधा हुई कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप किस ग्रुप के, किस क्लास के, किस सेक्शन के स्टूडेंट्स हो। और अगर हम विद इन द क्लास की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम क्लासिफाई करने के कई तरीके हो सकते हैं। हम आपको हाइट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं कि इस हाइट से लेके इस हाइट तक के स्टूडेंट्स एक साथ रहें, उसके बाद इस साइड से इस साइड तक के स्टूडेंट एक साथ हों। तो क्लासिफाई करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर हम आपके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो जैसे हाइट को देख सकते हैं, हम आपके कलर को देख सकते हैं, हम आपके हेयर लेंथ को देख सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम किसी और वे से देखें तो हम ब्लड ग्रुप के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि इतने बी पॉजिटिव वाली गर्ल्स हैं वो एक साथ हो गई, बी नेगेटिव वाली को एक साथ डाल दिया, ओ पॉजिटिव को एक साथ, ओ नेगेटिव को एक साथ। तो क्लासिफाई करने का जो क्राइटेरिया है वो भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। और क्लासिफाई करते इसीलिए हैं क्योंकि उससे हमें बहुत ही सुविधा हो जाती है। इट इज़ बेसिकली फॉर कन्वीनियंस ऑफ मैनकाइंड। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स वर्ल्ड में हैं आप देखते हैं कि सभी का क्लासिफिकेशन किया गया है। आप पढ़ते हैं कि इनका एक किंगडम है या फाइलम है, उसके बाद डिवीज़न है, उसके बाद उनकी क्लास है, ऑर्डर है, जीनस है, फैमिली, ये सारी जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, अलग अलग टैक्सा ये जो पढ़ते हैं, इनमें जो क्लासिफाई किया गया है बेसिकली ये मानव ने अपनी खुद की सुविधा के लिए किया गया है। जैसे कि अगर आप फंजाई की बात करें तो फंजाई में पेनिसिलियम लेते हैं तो पेनिसिलियम को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पर पेनिसिलियम की कौन सी जाति? पेनिसिलियम नोटेटम है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम है, कौन सी जाति है? क्योंकि हर जाति का अपना अलग कैरेक्टर होगा और हर जाति की अपनी अलग उपयोगिता होगी। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन इट्स अ सिस्टम टू क्लासिफाई मेंबर ऑफ एनी ग्रुप इन वन कैटेगरी। और वो किस पे डिपेंड करेगा? किसी एक क्राइटेरिया को हम लेंगे और उस क्राइटेरिया के आधार पे उस ग्रुप के मेंबर्स को हम एक साथ डालते जाएंगे। हम ये मान लें, जैसे ओमाइसिटीज क्लास की बात बार बार मैं करती हूँ, तो जितने भी डिप्लॉयड हाइफा हैं फंजाई के अंदर उन सभी को हमने ओमाइसिटीज में डाल दिया। तो हमने एक क्राइटेरिया लिया। क्राइटेरिया क्या लिया? द्विगुणित अवस्था, 2n स्टेज। और 2n स्टेज को हमने लेते हुए ओमाइसिटीज को हमने जितने भी फंजाई के हाइफा ऐसे दिख रहे हैं आपको 2n वाले, उन सभी को हमने ओमाइसिटीज में डाल दिया। तो ये एक तरीका हुआ क्लासिफाई करने का और जिससे हमको सुविधा होती है, तो इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फंजाई का क्लासिफिकेशन भी इसी तरीके से किया जाता रहा। और अगर हम इतिहास को देखें तो अर्ली स्टेज जो थी, अर्ली फेज क्लासिफिकेशन का था, तो उस समय मॉर्फोलॉजी का इन्फ्लुएंस था, यानी बाह्य संरचना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख करके ही क्लासिफाई कर दिया जाता था। अगर आप जैसे एंजियोस्पर्म पौधों की बात करें, आवृत बीजियों की, तो जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी गुड़हल का जो फूल है, तो गुड़हल के फूल के जैसे कैरेक्टर हैं, जैसे उसमें स्टेमिनल ट्यूब मिलती है। तो जिन जिन और ऐसे पौधे दिख रहे थे जिनके फूल में स्टेमिनल ट्यूब नजर आ रही थी, उन सबको उन सार एक ही फैमिली में डाल दिया, जैसे मालवेसी में डाल दिया। तो बाहर से जो कैरेक्टर दिख रहा था उसको उठाया और उन सबको एक में डाल दिया। अब हो सकता है कि वो डिफरेंट हो, जेनेटिकली डिफरेंट हो, या अगर उनकी सेल का एनालिसिस करें तो साइटोलॉजिकली डिफरेंट हो, बायोकेमिकली डिफरेंट हो। परंतु अर्ली फेज में जब माइक्रोस्कोप का और जब इतनी हाईली एडवांस टेक्निक्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता था वो उन पे मॉर्फोलॉजी का ही इन्फ्लुएंस होता था। तो वो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक तरीके से हो जाते थे। और बाद में जब मिडिल फेज आई, जिसे मिडिवल फेज भी हम कह सकते हैं, उस समय जब साइटोलॉजी के क्षेत्र में विभिन्न खोज होने लगी और बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में भी खोज होने लगी, तो वो जब टेक्निक्स आई और उन टेक्निक्स के द्वारा हर ऑर्गेनिज्म को जब एनालाइज किया जाने लगा, तो देखा गया कि जिन ऑर्गेनिज्म को हमने मॉर्फोलॉजी की वजह से एक साथ रख दिया था, साइटोलॉजिकली या बायोकेमिकली वो डिफरेंट ग्रुप में आएंगे, वो डिफरेंट फैमिली में रखे जाएंगे या डिफरेंट जीनस बन सकता है। तो मिडिल फेज ने भी काफ़ी एडवांसमेंट किया क्लासिफिकेशन में। और देन अब जो मॉडर्न फेज आई है उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इन्फ्लुएंस क्लासिफिकेशन सिस्टम पे चल रहा है, जहां आप देखते हैं कि हमारे पास डीएनए की सीक्वेंसिंग करने के इक्विपमेंट्स आ गए हैं, हम आरएनए की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं,
जेनेटिक पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, और उस सीक्वेंसिंग के द्वारा हम 2 पौधे अगर हम लेते हैं और उनके डीएनए के सीक्वेंसिंग करते हैं और डीएनए को मैच करते हैं सीक्वेंसिंग करके, तो हम देखते हैं आगे इसमें कितनी सिमिलरिटी है। अगर सिमिलरिटी है तो उन्हें एक ही ग्रुप में रहने दिया जाता है, अगर नहीं है तो वो जिससे सिमिलरिटी शो कर रहे हैं उसके साथ उन्हें रख दिया जाता है। और जब ये मॉडर्न फेज आई तो उससे बहुत बड़े परिवर्तन हुए क्लासिफिकेशन के अंदर। कई बार ऐसा देखा गया कि जिनको हमने मॉर्फोलॉजी की वजह से सेम फैमिली या सेम जीनस में रख दिया था, उन्हें भी अभी हमें अलग करना पड़ा। तो फंजाई की क्लासिफिकेशन में भी ऐसी कई सारी हमें चेंजेस देखने को मिले, और इससे हमें फंजाई की इवोल्यूशनरी जो इतिहास है उसको समझने में बहुत आसानी मिली। यानी फाइलोजेनेटिक, उसकी जो फाइलोजेनी है उसको समझने में हमें बहुत आसानी हुई जब मॉडर्न फेज आ गई तब। तो हम स्टार्टिंग से हम देखते हैं, तो स्टार्टिंग में तो 2 किंगडम सिस्टम था, जिसके बारे में सभी जानते हैं कि बायोलॉजी को बेसिकली 2 ग्रुप्स में डाल दिया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन उसके बाद परसून थे 1801 में, उन्होंने सबसे पहले सिनॉप्सिस मेथोडिका फंगोरम एक बुक बनाई, और उस बुक में उन्होंने फंजाई को क्लास लेवल, ऑर्डर लेवल और फैमिली लेवल तक क्लासिफाई करने का कार्य किया। परंतु उसके बाद अगर बात करें तो हैकल आए थे। हैकल ने 1866 में, आपने सुना होगा, 3 किंगडम सिस्टम, और 3 किंगडम सिस्टम में पहला किंगडम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा अर्थात जिसके अंदर माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव रहते हैं। उन्होंने इसी प्रोटिस्टा के अंदर ही फंजाई को रख दिया, जबकि आप जानते हैं कि फंजाई यूकैरियोटिक है, उसके बावजूद उस समय उसको उसमें रख दिया गया था। और उनका सेकंड किंगडम प्लांट्स था और थर्ड किंगडम एनिमल्स था, आप जानते हैं 3 किंगडम सिस्टम को। देन उसके बाद आइक्लर आए। आइक्लर ने 1886 के अंदर उन्होंने थैलोफाइटा को डिवाइड किया और थैलोफाइटा के अंदर फंजाई को रखा। और थैलोफाइटा वो ग्रुप था जिसके अंदर बैक्टीरिया को भी रखा था, स्लाइम मोल्ड्स को भी रखा था और फंजाई को भी रख दिया। तो बैक्टीरिया और के साथ में फंजाई को रखना एक उचित डिसीजन नहीं था। देन उसके बाद श्रॉइटर आए। श्रॉइटर ने 1897 में क्या किया कि फंजाई को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला ग्रुप रखा फाइकोमाइसिटीज, दूसरा यूमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा ड्यूटेरामाइसिटीज। पर जो सबसे पहला ग्रुप बनाया वो विवादास्पद रहा, बिकॉज फाइकोमाइसिटीज जिसका तात्पर्य है एल्गल फंजाई, तो ये ग्रुप बना करके उन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी अप्रूव नहीं होने दिया। देन उसके बाद बेसी ने 1952 में फंजाई की 3 क्लासेस के रूप में उसको डिवाइड किया, शाइजोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज और यूमाइसिटीज। उन्होंने क्या किया, शाइजोमाइसिटीज के अंदर बैक्टीरिया को रखा। अब फंजाई की क्लास बना रहे हैं और उसमें बैक्टीरिया को रखना ये एक रॉन्ग डिसीजन रहा। मिक्सोमाइसिटीज जैसे स्लाइम मोल्ड्स को आप जानते ही हैं, और यूमाइसिटीज जिसमें ट्रू फंजाई को रखा। तो इस प्रकार से ये जो अर्ली फेज थी इसके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स विभिन्न वैज्ञानिकों ने उस समय जितनी भी प्रचलित सुविधाएं थी उनके अकॉर्डिंग उन्होंने दिए। परंतु अब अगर हम रिसेंटली हम देखें तो जो फंजाई से संबंधित जो मेजर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है योगदान CJ एलेक्सोपोलोस का, और उन्होंने सबसे पहले 1962 में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो बेस बनाया गया। उसके बाद कई वर्गीकरण आए। उसके बाद ये जो सेकंड वाला है एंसवर्थ, सुज़बान एंड स्पैरो का 1973 का क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ये सिस्टम जो कॉमनवेल्थ माइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है लंदन में, जहाँ पे जितने भी फंजाई से संबंधित स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है, वो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज की जाती है वहाँ पे फंजाई। देन उसके बाद एलेक्सोपोलोस ने मिम्स वैज्ञानिक के साथ मिलकर 1979 में एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जो उसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया, इम्प्रूवमेंट किए। देन 1996 में जब RNA सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, ये सब DNA सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, तब उसके बाद एलेक्सोपोलोस के साथ मिम्स और एक और वैज्ञानिक ब्लैकवेल, इन तीनों ने मिलकर 1996 में एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जिसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, वो दिया। और उसके बाद वर्तमान में 2008 के अंदर किर्क और उनके सहयोगियों ने भी एक और वर्गीकरण सिस्टम दिया, जो कि फंजाई को, जिसने बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेज में रखा। फंजाई एक डिफरेंट किंगडम के रूप में बताई गई, और उसके अंदर विभिन्न प्रकार के फंजाई को आपको किंगडम्स के रूप में, डोमेन यूकेरिया के अंदर डिफरेंट किंगडम्स के रूप में और फाइलम के रूप में फंजाई को देखने को मिलेगा। तो हम इनमें से कुछ की चर्चा अगले वाले वीडियोस के अंदर करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप याद रखिए कि फंजाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से डिफरेंट है, और इसका वर्गीकरण भी डिफरेंट है। तो हमें मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड कुछ जो स्टार्टिंग के वर्गीकरण है वो भी पढ़ने हैं, और रिसेंटली जो किर्क एट अल से लेकर के या एलेक्सोपोलोस, मिम्स एंड ब्लैकवेल के जो फाइलोजेनेटिक जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं वो भी पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इनके बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उनमें दिखाई दे रही है। सो थैंक यू वेरी मच।